हेलो एवरीवन। तो जितने भी बच्चे क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड्स के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है। मार्किंग पॉलिसी क्लास 12 के बच्चों को कैसे मार्क्स अलॉट होंगे वो सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दिया है। उनकी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ चुका है। तो चलो इसी चीज के बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं और साथ ही डिस्कस करेंगे क्या है ये 30-30 और 40 फॉर्मूला जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके लिए अप्रूवल दे दिया है। तो चलो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे नोटिस में क्या दिया हुआ है। तो जैसे कि आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले कुछ बैकग्राउंड दिया हुआ है और जो भी चैलेंजेस फेस कर रहा है सीबीएसई या बोर्ड, वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। या फिर इस पॉलिसी को बनाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं बच्चों को मार्क्स अलॉट करने के लिए, वो सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। कुछ चैलेंजेस मैं बता देती हूँ जो सीबीएसई ने बताया है कि क्या क्या चैलेंजेस उसने फेस किए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि क्लास 12 में जैसे ऑनलाइन क्लासेस रही, काफी सारे स्कूल्स में कुछ बच्चों ने पेपर नहीं भी दिए होंगे। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बच्चे फिजिकली स्कूल में प्रेजेंट नहीं थे पेपर देने के लिए। काफी बच्चों ने ऑनलाइन पेपर दिया, काफी बच्चों ने डिवाइसेस या इंटरनेट कनेक्शन ना होने की वजह से पेपर दिए ही नहीं। तो ऐसे केस में सिर्फ क्लास 12 के मार्क्स कंसिडर नहीं किए जाते या किए जा सकते। तो उन्होंने इस चीज के लिए एक सोल्यूशन भी निकाला कि हम क्लास 10th के भी मार्क्स कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम बेसिकली वो बच्चों ने पेपर दिए थे और बोर्ड्स ने उसके एग्जाम लिए थे, तो वो एक रिलायबल मेथड हो सकता है। बट अब यहाँ पे भी एक सिचुएशन ये अराइज हुई कि कुछ बच्चे क्लास 10th में उतना ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं या फिर उतना अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स आपकी पसंद के नहीं होते उसमें, राइट। तो उस केस में क्लास 10th को वेटेज तो देंगे, बट उसके लिए भी उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला कि जो 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं उसमें से जो बेस्ट परफॉर्म किया है बच्चे ने किसी 3 सब्जेक्ट में, उसका एवरेज लेंगे। तो यहाँ पे क्लास 10th की बात होगी। बट क्योंकि यहाँ पे भी एक अपने आप में चैलेंज था बहुत बड़ा कि क्लास 10th में कुछ बच्चे सीरियस नहीं होते या किसी का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा, तो उस केस में क्या किया जाए। तो उस केस में क्लास 11th के जो मार्क्स हैं, फाइनल एग्जाम्स के मार्क्स की मैं बात कर रही हूँ, जो थ्योरी वाले मार्क्स होंगे उनका भी वेटेज आपको दिया जाएगा। उसका वेटेज होगा 30%। तो यहाँ पे इस तरीके से 30-30-40 फॉर्मूला होगा। क्लास 10th से आपको 30% वेटेज मिलेगा, क्लास 11th से थ्योरी जो फाइनल एग्जाम्स की होगी उससे 30% वेटेज मिलेगा, और क्लास 12th में अब तक जो आपने परफॉर्म किया है उसके बेसिस पे 40% आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ये सारा मिलके थ्योरी में आपको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे इसके बेसिस पे। तो यही है 30-30 और 40 फॉर्मूला। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम भी है। अब हमें पता है क्योंकि कोई भी एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, उसमें से कुछ मार्क्स, लेट से 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल का पेपर होगा। तो उस केस में 80 मार्क्स का तो हमने डिस्कस कर लिया कि 30-30-40 फॉर्मूले से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट यहाँ पे जो 20 मार्क्स बच जाते हैं प्रैक्टिकल के, या 20-30 या जो भी रेशियो हो प्रैक्टिकल के मार्क्स का, उस केस में प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको वही देंगे, वही मिलेंगे जो अब तक आपके स्कूल ने सीबीएसई की वेबसाइट पे अपलोड कर दिए होंगे। उसके अलावा सीबीएसई उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेगा, एज इट इज वो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, चाहे वो 20 में से हो, 30 में से हो, या फिर कितने भी मार्क्स में से हो, 40 हो चाहे 70 में से ही क्यों ना हो। तो इस तरीके से आपको 100 में से मार्क्स अलॉट होंगे। बट इस चीज को हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, एक बार स्क्रीन पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे मोड ऑफ असेसमेंट दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट 1 में क्लास 12 का डिस्कस किया है और एलिमेंट 2 में क्लास 10th के बारे में बताया हुआ है। साथ ही एलिमेंट 3 में क्लास 11th में जो भी प्रोसीजर होगा वो बताया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं प्रोसीजर फॉर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स पे, जो कि पॉइंट 4 है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे स्पेशली उन्होंने बताया हुआ है कि थ्योरी मार्क्स अगर 80 का है और प्रैक्टिकल 20 का है, थ्योरी 80 है और प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है, तो इन टोटल 100 मार्क्स का ही पेपर होगा। सबको पता है 100 मार्क्स का ही पेपर होता है। इसी तरीके से अगर थ्योरी 70 मार्क्स की है और प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का है, तो वापस से 100 में से ही मार्क्स मिलेंगे। तो वो चीज़ तो सेम ही रहेगी। और इसी तरीके से कुछ और भी उन्होंने दिए हुए हैं, जैसे थ्योरी 60, 50 या 30 मार्क्स की है, तो उस अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकल के या इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स वेरी कर जाएंगे, 40, 50 एंड 70। तो यहाँ पे ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं
पॉइंट नंबर 6 की यहाँ पे बताया है कि कैसे कैसे मार्क्स मिलेंगे। जो थ्योरी वाले मार्क्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लास 12 का सबसे पहले देखते हैं। मेंशन है मार्क्स बेस्ड ऑन यूनिट टेस्ट, मिड टर्म, प्री बोर्ड एग्जाम। यहाँ पे वेटेज होगा 40% का। यही चीज मैंने आपको पहले बताई। जितना भी आपने क्लास 12 में एग्जाम्स दिए हैं, यूनिट टेस्ट या फिर मिड टर्म या फिर प्री बोर्ड, उनको मिला के जो 40% का वेटेज होगा वो आपको क्लास 12 से मिलेगा। इसी तरीके से क्लास 11 की हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो थ्योरी कंपोनेंट रहा है आपका फाइनल एग्जाम्स का, सिर्फ और सिर्फ फाइनल एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ, वो 30% रहेगा। इसके अलावा क्लास 10th में मार्क्स कैसे मिलेंगे आपको? एवरेज थ्योरी कंपोनेंट ऑफ बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स आउट ऑफ मेन 5 सब्जेक्ट्स। तो वही मैंने आपको बताया था, जो 5 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें से जो 3 अच्छे आपने जिसमें अच्छा स्कोर किया होगा उनका एवरेज निकाल के आपको 30% वेटेज उसमें से मिल जाएगा। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा नोटिस में क्या लिखा है या सर्कुलर में क्या मेंशन है। चलो अब आगे देखते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स एक्चुअल बेसिस पे ही मिलेंगे। तो वही बात, जो स्कूल्स ने आपको मार्क्स दे दिए वही आपको मार्क्स मिल जाएंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। साथ ही यहाँ पे सीबीएसई ने मेंशन किया है सी पॉइंट में कि जो स्कूल का पास्ट परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ साल का, रिजल्ट उससे बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर सकता है। 5-10% वेरी कर सकता है, बट उनको उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट देना होगा। ऐसा नहीं है कि एवरेज रिजल्ट 70% रहा हो तो वो 90% दे दे, ऐसा नहीं होगा। अब बात करते हैं आगे कि हमें मार्क्स कैसे मिलेंगे, मतलब क्या हिसाब हो सकता है मार्क्स का, थ्योरी और प्रैक्टिकल का। तो इतना तो सबको पता है 100 मार्क्स का ही पेपर होगा। तो अब हम थ्योरी की बात कर लेते हैं पहले। तो अगर 80 मार्क्स का पेपर होता है तो 80 मार्क्स में हमें कैसे मिलेगा? 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर है तो क्लास 10th में 30% कैलकुलेट करने के बाद जो बच्चों के 30% कैलकुलेट किया वेटेज जो है वो 24 मार्क्स आया। उसके बाद क्लास 11th में 30% कैलकुलेट किया तो वापस से 24 मार्क्स आए। और क्लास 12th में जो 40% वाला वेटेज है, जितने भी एग्जाम्स, मतलब एक मिड टर्म एग्जाम या प्री बोर्ड एग्जाम से हमने मार्क्स निकाले हैं 40% का, ये वेटेज उससे लिया है या किसी भी 2 या 3 एग्जाम से लिया है। तो अगर 32 मार्क्स आए और प्रैक्टिकल में आपके क्लास 12th में 20 मार्क्स आए तो कैसे रहेगा टोटल मार्क्स का हिसाब? क्लास 10th में आपको एग्जैक्ट 24 मार्क्स मिल जाएंगे, क्लास 11th में 24 मार्क्स, और क्लास 12th में आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे? प्रैक्टिकल और थ्योरी के मिला के आपके मार्क्स हो जाएंगे। चलो ये तो समझ गए। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपका थ्योरी 70 मार्क्स का है, 60 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है या 30 मार्क्स का है, तो यहाँ पे उन्होंने वापस से वही सब कैलकुलेशन करके दिखाया हुआ है। तो इतनी चीज तो हमको समझ में आ गई। अब इसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है क्लास 12th के जो थ्योरी के मार्क्स होंगे उसके बारे में कुछ पॉइंट्स और क्लियर किए हुए हैं। जैसे कि 8th पॉइंट में यहाँ पे मेंशन किया है, बेसिकली स्कूल जो एक कमेटी फॉर्म होगी मार्क्स देने के लिए। ये तो सभी को अभी तक पता होगा क्योंकि क्लास 10th का भी सेम ही है, उसके लिए भी एक कमेटी फॉर्म होगी कुछ टीचर्स की। तो यहाँ पे जो कमेटी फॉर्म होगी एक स्कूल को लेके, वो डिसाइड करेगी कि कितने एग्जाम्स हम कंसिडर करेंगे। अब क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, किसी स्कूल में 2 पेपर कंडक्ट करे हैं स्कूल ने, किसी ने 3 करे हैं, तो बेसिकली कमिटी पे डिपेंड करेगा कि वो कौन कौन से एग्जाम्स से वेटेज लेना चाहते हैं क्लास 12th का। 11th और 10th का तो सेम ही रहेगा। क्लास 12th के लिए ये चीज़ मैटर करेगी कि वो सिर्फ प्री बोर्ड को ही सारा वेटेज देना चाहते हैं या फिर 2 या 3 पेपर जो अभी तक कंडक्ट हुए हैं उनमें से पूरा इक्वल वेटेज दे के वो 40% अपना कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये कमेटी पे डिपेंड करेगा। अच्छा, इसके बाद हम और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे कमेटी के बारे में भी समझ लेते हैं कि कमेटी कैसी होगी, क्योंकि अब रिजल्ट जो है वो फेयर रहना चाहिए। तो इसको फेयर रखने के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? कमेटी जो फॉर्म होगी उसकी होगी। तो 5 मेंबर्स की कमेटी होगी जिसमें से एक प्रिंसिपल होंगे, 2 सीनियर मोस्ट टीचर होंगे जो क्लास 12th को पढ़ाते होंगे, साथ ही यहाँ पे 2 टीचर्स नेबरिंग स्कूल से होंगे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, ताकि कुछ भी मतलब ऐसा
स्कूल ना कर पाए, ताकि मतलब किसी बच्चे को कम ज़्यादा मार्क्स ना दे पाए, फेयर रखने के लिए है ये चीज़। इसके बाद स्पेशल इन्विटी भी है यहाँ पे, जो कि एक आईटी टीचर को रखा जा सकता है। जैसे कि कंप्यूटेशन ऑफ मार्क्स सारा ऑनलाइन ही होगा, तो यहाँ पे एक आईटी टीचर को सिलेक्ट किया जा सकता है, या फिर सब्जेक्ट टीचर को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। तो ये इस तरीके से कमिटी फॉर्म होगी। अब इसके बाद और देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बच गया है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, काफ़ी बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि अगर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, हमने क्लास 10th में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या फिर क्लास 11th में हम उतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे, बोर्ड एग्जाम्स नहीं थे क्योंकि क्लास 11th में, तो उससे हमारा वेटेज कम हो रहा है, और हमें पता है कि हम क्लास 12th में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, हमारी अच्छी प्रिपरेशन है, बट ये जो पॉलिसी डिफाइन हुई है, इसके बेसिस पे हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस में आप वापस से पेपर दे पाएंगे। जब भी सिचुएशन नॉर्मल होगी तो आप वापस से पेपर दे पाएंगे। साथ ही एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन की हुई है कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए जो मतलब एलिजिबल नहीं हो रहे हैं, पास नहीं हो पा रहे हैं किसी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट्स में, तो उनके लिए क्या होगा, कंपार्टमेंट की कैटेगरी तो होती है, उनके लिए पेपर कंडक्ट किए जाएंगे कुछ टाइम बाद। इसी तरीके से जो बच्चे बाद में पेपर देना चाहते हैं, जिनको मतलब अच्छा नहीं लग रहा मार्क्स, वो भी पेपर दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें तो क्लियर हो गई। बेसिकली ये पॉइंट्स 27 और 28 पॉइंट्स भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसके बाद यहाँ पे और देख लेते हैं कुछ बच गया है तो। अच्छा, यहाँ पे लास्ट पेज पे एनेक्सचर 4 में मेंशन किया हुआ है कि किस किस तरीके से, मतलब कुछ डेट्स दी हुई हैं कि स्कूल को किस तरीके से वर्क करना है, और कुछ डेडलाइंस दी हुई हैं। तो उसमें हम जो स्कूल का पार्ट है वो रहने देते हैं, क्योंकि स्कूल वो तो अपने आप मैनेज कर ही लेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी सोचने वाली बात तो यही है कि जल्दी से रिजल्ट आ जाए और हमें मार्क्स कितने मिल रहे हैं वो पता लगे। सबके मन में यही थॉट चल रहा होगा, है ना? तो यहाँ पे सारा प्रोसीजर खत्म होने के बाद 31 जुलाई को रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा सीबीएसई बोर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 31 जुलाई तक आपका रिजल्ट एनी हाउ आ जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। और बाकी स्कूल्स के लिए भी है कि वो टाइमली अपना जो डेडलाइंस है वो मीट कर ले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने जो डिस्कस किए। बाकी जो पीडीएफ है सर्कुलर का, वो आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हुआ होगा और आपके पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।